हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने एंडिंग की थी विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोगों से। आज का जो लेक्चर है वो है प्रोटोजोआ जनित रोग। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 4 टाइप के ऑर्गेनिज्म या 4 टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। एक तो बैक्टीरिया है, एक फंगी है, कवक है, एक प्रोटोजोआ है और एक शैवाल है। तो हमें इसमें पढ़ना है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। वैसे तो बहुत टाइप की डिजीज है, लेकिन हमें एक ही रोग पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और वो रोग है मलेरिया। उस रोग का क्या नाम है? मलेरिया। ये जो मलेरिया रोग है वो फैलता किससे है? प्लाज्मोडियम जाति से। प्लाज्मोडियम जाति के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या प्लाज्मोडियम जाति के कुछ प्रोटोजोआ है, उनसे क्या फैलता है? मलेरिया। मलेरिया रोग की जो लक्षण है वो लक्षण यही है: तीव्र बुखार, जोड़ों में दर्द और सर्दी लगकर बुखार चढ़ना और श्वसन तंत्र का प्रभावित होना। देखो, वापस देखो, डिजीज का नाम क्या है, रोग का नाम क्या है? मलेरिया। और मलेरिया रोग किससे हो रहा है? अब जाति छोड़ दो, प्लाज्मोडियम से। किससे हो रहा है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक संघ है, आप 9th क्लास में समझ जाओगे। तो प्लाज्मोडियम से फैलता है मलेरिया। फिर आपको किस तरह मैं तो सुनाता हूँ, मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। देखो, जो मच्छर है ना, वो मलेरिया फैलाने वाला क्या है? वाहक है। वाहक का मतलब ये है कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये इस मच्छर की लार में पाया जाता है। मच्छर की लार में कौन बैठा है? प्लाज्मोडियम। जब मच्छर काटेगा तो लार अंदर छोड़ के जाएगा। लार अंदर छोड़ गया, इसका मतलब प्लाज्मोडियम अंदर आ गया। और प्लाज्मोडियम जैसे ही बॉडी में अपने आप को क्या करेगा? रीजनरेट करेगा। तो ये सारे लक्षण हमारी बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी? शो करना स्टार्ट कर देगी। मतलब ये लक्षण हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मलेरिया की जानकारी थी। और मलेरिया की रोकथाम यही है कि इन मच्छरों को पैदा ना होने दो। और मच्छरों को हम कैसे रोक सकते हैं? आसपास का गंदा पानी हटाकर, या आसपास गंदा पानी भरने को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। पानी जमा ही मत होने दो। अगर कूलर में भी गंदा पानी भरा हुआ है तो टाइम टू टाइम उसकी क्या करें? सफाई। कुल मिला के बात यही है कि आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर पानी जमा होगा तो मच्छर पनपेंगे, और मच्छर पनपेंगे तो प्लाज्मोडियम आएगा, और प्लाज्मोडियम आएगा तो मलेरिया आएगा। समझ गए? तो ये एक रोग था, प्रोटोजोआ जनित रोग। अब हमें पढ़ना है पशुओं में होने वाले रोग। तो वो भी देख लेते हैं। पशुओं में होने वाले रोग। ओके, इधर रोग, इधर रोग कारक, इधर लक्षण, और इधर बचाव। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम? पशुओं में होने वाले रोग। ओके, तो जो पहला रोग है वो रोग है एंथ्रेक्स। पहला रोग का क्या नाम है? एंथ्रेक्स। और ये जो एंथ्रेक्स है ना, वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। और उस जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? जीवाणु। मतलब बैसिलस एंथ्रेक्स किस क्वालिटी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया या जीवाणु। लक्षण यही है
कि इस रोग में जो पशु है, जो गाय भैंस है, उनकी बॉडी में जो नेचुरल होल है, जैसे नाक है, मुंह है, उनसे ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है या उनसे पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पशु के प्राकृतिक छिद्रों से, पशु के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त एवं जल का, रक्त एवं जल का स्राव होना स्टार्ट हो जाता है। बचाव यही है कि डॉक्टरी सलाह के अनुसार कौन सी दवाई दी जाए, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। अब जो दूसरा रोग है उसका नाम है खुरपका, खुरपका एवं मुंहपका, खुरपका एवं मुंहपका रोग। ये जो डिजीज होती है खुरपका और मुंहपका, ये वायरस से होती है और उस वायरस का नाम है पिकोरना, पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस। ठीक है। और इस रोग में होता क्या है, इस रोग में खुर एवं मुंह ये पक जाते हैं और उनसे खून आना स्टार्ट हो जाता है। देखो खुरपका और जो मुंह पका रोग है वो वायरस के द्वारा होते हैं। अगर ये वायरस पशुओं के शरीर में जाता है तो खुर आते हैं ना, खुर, वहां पे कीड़े लग जाते हैं, वो फट जाते हैं, वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। मुंह पक जाता है और मुंह से भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बचाव यही है कि डॉक्टरी सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाए, एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाए। तो ये थे पशुओं में होने वाले दो रोग। अब हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक है वो है पादप में होने वाले रोग। तो देख लो सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा कितनी हानि हो रही है, इसलिए तो कहते हैं सूक्ष्म जीवाणु मित्र भी हैं और शत्रु भी है। कितने रोग फैला रहे हैं। ओके, पादप में होने वाले रोग, 3 रोग पढ़ने हैं। यहां तो लिखेंगे रोग, इधर रोग कारक, इधर लक्षण। देखो पहला जो रोग है वो है नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग। फर्स्ट डिजीज जो है प्लांट में वो नींबू का कैंकर रोग। और ये जो नींबू का कैंकर रोग है ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। और इस जीवाणु का जो संचरण होता है वो हवा के द्वारा, हवा के माध्यम से ये जीवाणु किस में पहुंच जाता है, नींबू में, जिससे रोग पैदा हो जाता है नींबू का कैंकर रोग। और इस रोग के लक्षण ये है कि जो लेमन है, जो नींबू है, उस पर ब्राउन कलर के स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्राउन कलर के क्या बनते हैं, स्पॉट, मतलब नींबू के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर चुका है। सेकंड जो डिजीज है वो है गेहूं की रस्ट, गेहूं की रस्ट। ये जो रोग है ये किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। और इस कवक का संचरण होता है वायु के द्वारा, मतलब इसमें भी संचरण किसके द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा। और इसके लक्षण यही है कि जो गेहूं की बाली है, जो गेहूं की बाली है और वो बाली, उसमें एक सफेद रंग का पदार्थ निकलना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो गेहूं के दाने हैं ना वो खोखले हो जाते हैं, उनका आटा बन जाता है, बाली के अंदर ही आटा बन गया, सफेद रंग का पदार्थ निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब पूरा फल ही क्या हो गया, खोखला हो गया। गेहूं की बाली से सफेद रंग का पदार्थ निकलने लग जाता है। तीसरा जो रोग है वो है भिंडी का, भिंडी की पीत, भिंडी की पीत। ये जो रोग फैलता है ये फैलता है वायरस से। ये किससे फैलता है, वायरस से। और इसमें क्या होता है, भिंडी के ऊपर धब्बे बन जाते हैं, काले या भूरे रंग के, काले या भूरे रंग के क्या बनते हैं, धब्बे बनना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। तो पादप में कितने रोग पढ़े हमने? 3। एक तो नींबू का कैंकर रोग, गेहूं की रस और भिंडी की पील। ये जीवाणु से, ये कवक से, वायरस से, और ये इनके लक्षण। तो ये रोग वाला टॉपिक तो क्या हो गया, क्लोज। पहले हमने जीवाणु जनित रोग पढ़े, फिर विषाणु जनित रोग पढ़े, फिर प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़े, फिर पशुओं में 2 रोग पढ़े, और फिर पेड़ पौधों में 3 रोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। नाम सुना होगा, फूड पॉइजनिंग, तो वो भी देख लेते हैं। खाद्य विषाक्तन, नेक्स्ट जो टॉपिक है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। देखो नाम से समझ में आ रहा है, खाद्य का मतलब तो भोजन, खाद्य का मतलब तो भोजन, और विषाक्तन का मतलब है विष, जहर। मतलब खाना क्या बन जाता है, जहर। अगर कोई भोजन जहर बन जाए, उस भोजन में विष प्रवेश कर जाए, या भोजन ही क्या बन चुका है, जहर बन चुका है, और अगर वो भोजन खाया जाए तो फिर डेफिनेटली अगर वो फूड एलिमेंट्री कैनाल से होते स्टोमक में जाएगा, पेट में जाएगा, तो रोग पैदा करेगा। मेन चीज ये है कि भोजन विष कैसे बन जाता है। तो देखो सुनो, अगर हमने भोजन बनाया ताजा, उसको हमने खाया नहीं और उसको खुला छोड़ दिया, भोजन को क्या किया, खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ोगे तो इसमें लग जाएंगे सूक्ष्म जीव। या मान लो आपने रात को कोई चीज बनाई, उसको रात को खा लिया और सुबह के लिए छोड़ दिया या खुला छोड़ दिया, तो रात भर उसमें क्या लग चुके हैं, सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया लग गए, वायरस लग गए, प्रोटोजोआ लग गए, वो सारे सूक्ष्म जीव लगे, और ये सूक्ष्म जीव इस फूड को क्या करेंगे, इसको विषाक्त बनाएंगे, इसको जहरीला बनाएंगे। तो तभी तो कहते हैं ना, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा कैसा खाना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा खाना चाहिए, बासी भोजन कभी नहीं, क्योंकि बासी भोजन में सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति हो जाती है। मतलब बासी भोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर चुके होते हैं, और अगर फिर ये भोजन खाया जाता है तो ये तो विष बन चुका है, सूक्ष्म जीवों ने इसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। और अगर वो भोजन खाया जाता है तो ये भोजन, इससे 2 अंग प्रभावित होते हैं, एक तो आमाशय, और एक अंग जो प्रभावित होता है वो होती है छोटी आंत, छोटी आंत्र, या कई कभार बड़ी आंत्र भी क्या होती है, प्रभावित होती है। देखो बासी भोजन अंदर जाएगा तो यहाँ तो रुकने से रह जाके कहाँ रुकेगा, पेट के अंदर या आंतों के अंदर। तो पेट और आंतों दोनों ऑर्गन्स को ये क्या करता है, डैमेज करता है। क्योंकि जो भोजन जा रहा है ना, उसमें बैक्टीरिया और ये वायरस है, तो आमाशय और आंत दोनों को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। मतलब आमाशय और छोटी आंत प्रभावित होते हैं, और इसके सिम्टम्स ये हैं कि अगर ये सूक्ष्म जीव इनमें पहुंच जाएंगे तो फिर वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो खाना तो पचता नहीं, गंदा होता है, तो वापस आने लग जाता है, आमाशय उसको पचा ही नहीं पाता। तो इसका लक्षण यही है कि जबरदस्त तरीके से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, उल्टी। और दूसरा जो सिम्टम है वो है दस्त, उल्टी दस्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बासी भोजन खाने के बाद उल्टी आ रही है, दस्त आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने बासी भोजन खा लिया और पेट के अंदर, आमाशय के अंदर या छोटी या बड़ी आंत के अंदर क्या हो चुका है, फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। और इलाज यही है कि टाइम पर फिर डॉक्टर के अनुसार कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। तो एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्व। देखो ये भी जो टॉपिक मैंने डाला बोर्ड के ऊपर, ये भी नाम से पता चल रहा है, खाद्य परिरक्षण।
परिरक्षण का मतलब होता है बचाव, खाने का बचाव कैसे करें। अब खाने का बचाव किससे करना है, सूक्ष्म जीवों से करना है, बैक्टीरिया से खाने को बचाना है, वायरस से खाने को बचाना है, या फिर कवक या शय वालों से खाने को बचाना है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है खाद्य परिरक्षण। कहने का मतलब ये है कि आपका जो खाद्य पदार्थ है, जो फूड है, उसको क्या करना है, सेव करना है, बचाना है, उसका प्रोटेक्शन करना है। किससे प्रोटेक्शन करना है, सूक्ष्म जीवों से। कहने का मतलब यह है कि खाने में सूक्ष्म जीव पनपने ही नहीं चाहिए। सूक्ष्म जीव पैदा हो उससे पहले हमें फ्रेश खाना खा लेना चाहिए। खाद्य में विषाक्त नहीं जाना चाहिए, जहर नहीं जाना चाहिए। खाद्य को सूक्ष्म जीवों से बचाने की प्रक्रिया को कहा जाता है खाद्य परिरक्षण। और खाद्य परिरक्षण की कई प्रकार की विधियां हैं, जिसमें जो सबसे पहली विधि है वो है नमक। नमक के द्वारा देखो, पहला पॉइंट है नमक के द्वारा, और इस पॉइंट से मतलब यह है कि नमक के द्वारा हम खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं। नमक एक खाद्य परिरक्षक का काम करता है। नमक भोजन को सड़ने से बचाता है। किसका काम कर रहा है नमक, खाद्य परिरक्षक। और कौन से भोजन को बचाता है, मांस और मछली। देखो कई बार क्या होता है, मांस होता है या मछली होती है ना, मछली, तो मांस और मछली के ऊपर सूखा नमक डाल दिया जाता है। जैसे मान लो ये मछली है, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या डाल दिया जाता है, सूखा नमक। चारों तरफ से नमक डालकर इसको प्रिजर्व कर दिया, इसको सुरक्षित कर दिया। अब नमक क्या करता है, नमक क्या करता है, अगर इसके आसपास बैक्टीरिया या वायरस भी आते हैं तो नमक उन सूक्ष्म जीवाणु को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यानी कि इस भोजन के अंदर नमी पैदा ही नहीं होने देता। जहां पर नमी वहां पर सूक्ष्म जीव, जितनी ज्यादा नमी होगी खाने के अंदर सूक्ष्म जीव पैदा हो गए। तो नमक क्या करता है, इस खाने की नमी को क्या कर देता है, हटा देता है। अगर नमी हटेगी तो सूक्ष्म जीव भी क्या हो जाएंगे, हट जाते हैं। तो नमक के माध्यम से मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा नमक अचार आदि का भी क्या करता है, परिरक्षण करता है। तो ये एक मेथड हमने पढ़ा खाद्य परिरक्षण का। इसके अलावा नमक के अलावा और भी 4-5 परिरक्षण की विधियां हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।